तो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया टू ऑर्डिनेट। टू ऑर्डिनेट मतलब हमें किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए दो ऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब अगर हम कोई भी पॉइंट डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें दो ऑर्डिनेट चाहिए, है ना। तो इसके हिसाब से ऑब्वियसली अगर हमें दो ऑर्डिनेट चाहिए तो दो ऑर्डिनेट हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जितने तरीके से हम दो ऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हैं उतनी तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेन्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो टोटल तीन तरीके की सिचुएशंस आप देखेंगे। पहला हो गया रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सही है। इस रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, पहला हो गया रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें होगा क्या, इस रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी जिन्हें हम एक्सिस कहेंगे। इसमें दो परपेंडिकुलर लाइन होंगी जिसे हम एक्सिस कहेंगे। ये एक्स एक्सिस होगा और ये क्या होगा, वाई एक्सिस, जिसे हम कहेंगे एक्स वाई प्लेन। और ये दोनों लाइनें कैसी होंगी, परपेंडिकुलर, इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई आपको मेजर करना है तो ऑब्वियसली ये उसका बेस पॉइंट हो गया ओरिजिन। इसके रेफरेंस में जब हम ट्रेवल करेंगे तो एक्स एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल चलेंगे तो ये वाई डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो हमको ये पॉइंट मिलेगा, दैट इज एक्स कॉमा वाई पॉइंट। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, एक्स डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, वाई डिस्टेंस। तो वाई डिस्टेंस हमने कैसे मेजर की है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई आएगा। अच्छा, इसको कोऑर्डिनेट इसीलिए बोला गया है क्योंकि इस पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमको कितने ऑर्डिनेट चाहिए, दो ऑर्डिनेट, एक एक्स वाला ऑर्डिनेट एक वाई वाला ऑर्डिनेट। तो ऑब्वियसली हमने दो परपेंडिकुलर लाइन खींच ली, बेस रेफरेंस पॉइंट को जीरो जीरो ले लिया, इधर प्लस एक्स इधर माइनस एक्स, इधर प्लस वाई इधर माइनस वाई। अब हमको जैसे कोई भी पॉइंट पूरे टू डायमेंशन प्लेन में डिफाइन करना है इन दो पैरेलल लाइन के रेफरेंस में, तो उसको हम किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेंगे, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, ये डिस्टेंस एक्स हो गई, ये डिस्टेंस वाई हो गई। ये जो वाई डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया ये वाई एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल किया। तो कोई भी पॉइंट हमें डिफाइन करना होगा उसके हिसाब से हम ये एनालिसिस डिफाइन कर लेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बताइए। अच्छा, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है एकदम, कि अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये वाले पॉइंट में अगर यहाँ पर कोई पॉइंट x कॉमा वाई होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा x कॉमा वाई तो x उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव रहेगा। कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो x और y दोनों नेगेटिव रहेंगे। सही है। कोई पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो उसकी ये सिचुएशन होगी। ऐसे ही कोई पॉइंट अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उसके लिए x पॉजिटिव होगा और y कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये ओरिजिन हो गया। अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा, सही है, तो उसके लिए उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कॉमा जीरो, जहां पर x कैसा होगा भाई, पॉजिटिव। या x एक्सिस अगर कोई पॉइंट निगेटिव x एक्सिस पे होगा तो भी उसका कोऑर्डिनेट x कॉमा जीरो ही होगा, बट उसके लिए x कैसा होगा, निगेटिव। कोई पॉइंट अगर पॉजिटिव y एक्सिस में होगा तो उसके लिए पॉइंट का कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा वाई होगा, जहां y कैसा होगा, पॉजिटिव। कोई पॉइंट निगेटिव y एक्सिस में होगा तो उसका कोऑर्डिनेट भी जीरो कॉमा वाई होगा, बट वाई कैसा होगा, नेगेटिव। और ये रेफरेंस पॉइंट हो गया ओरिजिन। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। सर स्क्रीन फ्रीज है। एक सेकंड बेटा। यस सर। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपका रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन हो गया। ये हो गया प्लस एक्स एक्सिस, सही है, ये हो गया प्लस वाई एक्सिस, ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस, ये हो गया माइनस वाई एक्सिस। तो ये सर पूरा स्क्रीन फ्रीज रेक्टेंगल, है, स्क्रीन चली गई सर। सर स्क्रीन फ्रीज है। यस सर। तो
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब एक्स वाई दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। प्लस एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है तो एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है तो एक्स कॉमा जीरो है, प्लस एक्स एक्सिस में है तो उसके लिए एक्स पॉजिटिव है, माइनस एक्स एक्सिस में है तो उसके लिए एक्स नेगेटिव है। वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा वाई लेंगे आप। अगर वो प्लस वाई एक्सिस में आ रहा है मतलब वाई पॉजिटिव है, अगर वो निगेटिव वाई एक्सिस में आ रहा है तो वाई नेगेटिव है, और ये जीरो जीरो हो गया। तो ये पूरा एनालिसिस किसके लिए हो गया? रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमने दो परपेंडिकुलर लाइन लिए हैं, दैट इज एक्स वाई प्लेन। एक लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक लाइन को वाई एक्सिस। तो किसी भी पॉइंट का जो मेजरमेंट है वो इन्हीं दोनों परपेंडिकुलर लाइन के रेफरेंस में किया है। ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है। तो ऑब्वियसली ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल हुई वाई एक्सिस से डिस्टेंस यानी एक्स के लॉन्ग, और फिर यहाँ पे वाई ट्रेवल हुई, तो ये पॉइंट एक्स कॉमा वाई आ गया, यानी एक्स में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल हुआ रेफरेंस से, और वाई में वाई डिस्टेंस ट्रेवल हुआ रेफरेंस से, यानी कि ये वाई डिस्टेंस ऊपर है और एक्स डिस्टेंस आगे है। तो इसके हिसाब से पॉइंट एक्स कॉमा वाई आ गया। तो रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका हुआ। रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से पॉइंट कहाँ हुआ ये आपको समझ में आ गया। इन जनरल आप जो कोऑर्डिनेट सिस्टम डील करेंगे वो आपका रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही होगा। बट दो ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ऐसा जरूरी नहीं है, और भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं, बट आपको सिर्फ पढ़ना रेक्टेंगल ही है। बट और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर ले सकते हैं कि वो क्यों हो सकते हैं। जैसे ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्लिक नाम से ही लग रहा होगा। अब दो दोनों लाइनें हैं उनके बीच का जो एंगल है वो 90 ना होके, कोई जरूरी थोड़ी ना दो रेफरेंस लाइन हमें 90 एंगल पे ही लेनी है। हम हो सकता है दोनों रेफरेंस लाइन किसी एंगल थीटा पे ले लें, है कि नहीं? तो हम इसको कहेंगे ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जो पहले रेक्टेंगल में क्या था, दोनों लाइनों के बीच का एंगल 90 था तो रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम था। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या डिफरेंस होगा कि दो दो रेफरेंस लाइन हम मान रहे हैं एक्स और वाई, वो हम रेफरेंस लाइन अब किस में मान ले रहे हैं, किसी एंगल थीटा पे। तो अब हमें इसके रेफरेंस में किसी पॉइंट एक्स को रिप्रेजेंट करना है तो अभी भी उसका तरीका सेम है। ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, यहाँ से हम एक्स डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करेंगे और फिर वाई एक्सिस के पैरेलल वाई डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब एक्स कॉमा वाई आएगा। तो ट्रेवलिंग और मेजरमेंट का वे अभी भी सेम रहेगा। अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वाई, ये डिस्टेंस एक्स हो जाएगी, तो ये वाला पॉइंट एक्स कॉमा वाई आ जाएगा। और इसी थीटा को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक एंगल। इसी थीटा को हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक एंगल, जो ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है। बाकी पॉइंट मेजर करने का तरीका अभी भी सेम है। एक्स एक्सिस के पर एक्स ट्रेवल करे और फिर वाई के पैरेलल हम चले गए वाई डिस्टेंस पे, तो हमें एक्स कॉमा वाई मिल गया। सेम जैसा यहाँ मेजर किया था एक्स, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल वाई, सेम रेफरेंस मेजर करने का तरीका ऑब्लिक में भी हो गया। बट ऑब्लिक और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे एंगल 90 होता है और यहाँ पे एंगल क्या हो जाता है, थीटा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बोलिए। सर अच्छा, अगर एक्स के ऊपर चले गए पैरेलल जाए बिना तो सर? कैसे बेटा? मैम मतलब सर परपेंडिकुलर चले गए एक्स के, मतलब सर वाई के पैरेलल ही गए मेजर तो? मेजर आप एक्सिस के अलोंग करते हैं ना, परपेंडिकुलर क्यों जाएंगे, मेजर आप एक्सिस के अलोंग करते हैं ना। तो एक्सिस के अलोंग चलोगे तो एक्सिस के पैरेलल ही चलोगे ना, नहीं। यहाँ पे भी तो आप परपेंडिकुलर थोड़ी ना जा रहे हो, आप इस एक्सिस के अलोंग जा रहे हो, और ये एक्सिस बाय डिफॉल्ट क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आपको कैसे जाना पड़ रहा है, परपेंडिकुलर। बट मेजरमेंट परपेंडिकुलर नहीं होता ना, रेफरेंस लाइन के अलोंग चलना होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो आप रेफरेंस लाइन के Yes, अलोंग चल गए। अच्छा ऐसे समझ लो, हम पहले वाई ट्रेवल कर गए फिर एक्स ट्रेवल कर गए, क्या दिक्कत है? हम पहले वाई ट्रेवल करेंगे फिर एक्स ट्रेवल करेंगे, क्या दिक्कत है, बोलो भाई। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग है ना बेटा। ये कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पॉइंट को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, आर और थीटा में। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स कॉमा वाई, बट वो रेक्टेंगल की तरह 90 नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? इन जनरल yes, आपका पूरा कैलकुलेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेक्टेंगल पे होगा, आप जो भी पढ़ेंगे रेक्टेंगल पे पढ़ेंगे। बट मैंने आपको ये बताया कि दो ऑर्डिनेट को मेजर करने के लिए आपको सिर्फ रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं दिया जा सकता। अगर थीटा एंगल पे दो लाइनें दी हो तो भी हम दो ऑर्डिनेट मेजर कर सकते हैं। अगर
आर और थीटा के फॉर्म में दिया हो तो भी हम दो ऑर्डिनेट मेजर कर सकते हैं। तो ये दो अलग टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। हम अपना पूरा कैलकुलेशन किस में पढ़ेंगे? रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये अंतर है। आप समझ में आया कि नहीं बताओ? यस सर। और अब सर इसका जो थीटा है वो सर 0 से 2 पाई के बीच में होगा। हाँ, ऑब्वियसली 0 से 2 पाई के बीच में होगा। 0 से ओके पाई सर। बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट। ये तो फिर सीधा ट्रिग्नोमेट्री हो गई ना। यस सर। पाई से 2, 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। ये हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था, वही वही है ना? क्या चीज बेटा? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा था, वही है ना? आर थीटा और फाई सर ने पढ़ाया था। वो आर थीटा फाई जो पढ़ा था वो 3 डायमेंशन में पढ़ा था तुमने वहां पे, जब वो नोडल ज्योमेट्री पढ़ी होगी ना तब पढ़ा यस सर। होगा। हाँ, तो वो 3 डायमेंशन की बात होगी। अभी हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं। आर और ओके। थीटा, रेफरेंस पॉइंट से डिस्टेंस आर, ये पहला ऑर्डिनेट, और किस एंगल पे वो पॉइंट है दूसरा ऑर्डिनेट। दो ऑर्डिनेट मिल गए भाई। हमें क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने के लिए दो ऑर्डिनेट चाहिए। मतलब दो कंडीशन चाहिए जिससे हम किसी भी पॉइंट को डिफाइन कर लें। पहले हमने दो परपेंडिकुलर लाइन लेके वो काम कर दिया। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम हमेशा परपेंडिकुलर लाइन लेके वो काम करें। हम वो एंगल वाली लाइन लेके भी तो कर ही सकते हैं ना। नहीं समझ रहे हो? अब हम एक स्टैंड बना लेते हैं रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कि अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो दूसरे में कैसे पहुंचेंगे। रिलेशन मैं आपको बस ये आइडिया दे रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है कि आप ऐसे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं टू ऑर्डिनेट के लिए, कि अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप हैं तो आप दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में अगर उसका रिलेशन निकालना चाहते हैं तो कैसे बात करेंगे। जैसे देखिए, सपोज ये एक रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सही है? एक्स वाई, मतलब एक्स वाई प्लेन है जो कि कैसा है, रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सही है? इस पे कोई भी पॉइंट आपने डिफाइन किया, आर कॉमा थीटा, सॉरी एक्स कॉमा वाई, इसमें आपने कोई भी एक पॉइंट डिफाइन किया, दिस पॉइंट इज सेट एक्स कॉमा वाई, तो ऑब्वियसली उस पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस कितनी होगी? बोलो। एक्स। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वाई। वाई। तो एक्स वाई हो गया। अच्छा, इसी पॉइंट को अगर हम पोलर फॉर्म में कह दें, सेम पॉइंट, मतलब इसी को हम कह दें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दें, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेम पॉइंट पी, आर कॉमा थीटा हो गया। रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कॉमा वाई था, पोलर में वो आर कॉमा थीटा हो गया। तो ऑब्वियसली ये रेफरेंस पॉइंट होगा, तो ये डिस्टेंस आर हो जाएगी और ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो अब बताओ, थीटा। एक्स एक्स वाई और आर थीटा में रिलेशन निकाल पाओगे कि नहीं? यस सर। एक्स वाई और आर थीटा में रिलेशन तो डायरेक्ट ट्रायंगल से दिख ही रहा है ना। अगर आप यहाँ पे बोलो तो टेन थीटा कितना दिख रहा है? वाई बोलो बाई एक्स। एक्स। या मैं आपसे पूछूं साइन थीटा आपको कितना दिख रहा है? वाई बाई आर। कॉस थीटा आपको कितना दिख रहा है? एक्स बाई आर। तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया? आर कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया? आर साइन थीटा। तो अगर पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है और क्या रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई है, तो पोलर से रेक्टेंगल का ये रिलेशन हो गया। क्या रिलेशन समझे? किसी भी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट कितना है? आर थीटा। रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट कितना है? एक्स वाई। तो एक्स वाई और आर थीटा किस रिलेशन से रिलेट करते हैं, ये बात समझ में आ गई सबको? देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, बोलिए भाई। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इन रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम, समझ गए? एंड सेम पॉइंट
P r comma theta in polar coordinate system. तो x क्या होगा r cos थीटा और y क्या होगा r sin थीटा। ये दो रिजल्ट है। अब इन दो इक्वेशन से r और थीटा आप निकाल लेंगे। समझ गए कि नहीं भाई? ये चीज बस सिंपल सी चीज थी कि अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करनी है तो हम ये छोटा सा चेंज लगाएंगे, हम अपने आप को पोलर से रेक्टेंगल में ले जाएंगे, बात खत्म हो गई। समझ गए कि नहीं भाई? ये बताओ, कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोलो। इन जनरल हमें अपनी पूरी स्टडी रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ही करनी है, उसमें हमें कोई चेंज नहीं करना, बट एक जनरल सी थॉट मैंने आपको बताई कि आप ये काम ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। R cos रेक्टेंगल theta. कोऑर्डिनेट सिस्टम से पोलर में जाना है तो एक्स कोऑर्डिनेट को क्या चेंज करना है R r cos cos थीटा, theta. y कोऑर्डिनेट की जगह क्या लिख देना है r sin R थीटा। sin theta. तो आपकी जो इक्वेशन एक्स वाई में थी वो अब किस में आ जाएगी r और थीटा में। बस ये चीज है। तो पोलर से आप कहाँ पहुंच जाएंगे रेक्टेंगल में। अच्छा, अगर आपको रेक्टेंगल से पोलर में आना है तो r और थीटा की वैल्यू रख देंगे। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ इसीलिए। दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी वाई बाई एक्स। वहां से आप पोलर से रेक्टेंगल में आ जाएंगे। इसका ज्यादा यूज जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे ना, आर्ग्यूमेंट और ये सब, तब इसका यूज आएगा। वहां पे हम इस यूज को ज्यादा देखेंगे इंपॉर्टेंस में। बट आप यूज टू हो कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और नॉर्मल रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिलेट कैसे करते हैं, ये चीज आपके दिमाग में कनेक्ट होनी चाहिए इस थ्योरी से। समझ गए? चलिए, अब बेसिक सी दो बातें हैं, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इसका फॉर्मूला तो आपको एकदम होगा, पता ही होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2, सही है ना। इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात हमें करनी है। तो ऑब्वियसली दो पॉइंट के बीच की अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो फॉर्मूला वाइज तो सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। ये आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मिल जाएगा और इसको बताने की जरूरत है नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला आप कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी भी रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अगर ये पॉइंट x1 कॉमा y1 है और ये पॉइंट x2 कॉमा y2 है तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आप नॉर्मल सा ही सबसे पहले ऑर्डिनेट बना लेते हैं। तो ये डिस्टेंस आपको x1 मिल जाती है, ये डिस्टेंस आपको x2 मिल जाती है, ये डिस्टेंस आपको y1 मिल जाती है और ये डिस्टेंस आपको y2 मिल जाती है। यहाँ से आप आराम से डिस्टेंस फॉर्मूले की इक्वेशन बना देते हैं। सही है ना। तो यहाँ से ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं और ये वाली, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाती है x2 माइनस x1, ये वाली डिस्टेंस कितनी आ जाती है y2 माइनस y1। यही पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ये वाली डिस्टेंस d बता देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं भाई? डायग्राम से पूरी चीज बोलो। Yes sir. तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज करेंगे जहां भी आपको यूज करना होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इन रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और उसका डी। तो आप आराम से डिस्टेंस निकाल लेंगे जहां भी आपको डिस्टेंस निकालनी होगी। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट रिजल्ट आपके पास आता है दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब हुआ कि आप किसी पॉइंट को, कोई एक लाइन सेगमेंट आपने खींचा, उस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये कैलकुलेट करना, दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। सही है ना। किस रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है ये काउंट करना इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप चलो तो ऑब्वियसली दो डिवीजन हो सकते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। सबसे पहले हम इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं। तो जैसे आपने कहा कि दो पॉइंट आपने खींचे, सपोज ये एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किया, ए पॉइंट है x1 कॉमा y1, बी पॉइंट आपने ड्रॉ किया दैट इज x2 कॉमा y2। उसको कोई पॉइंट c x3 कॉमा y3 किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, AC इज टू BC जो है वो M इज टू N है। याद रखिएगा, लाइन सेगमेंट AB को C पॉइंट डिवाइड कर रहा है इंटरनली M इज टू N के रेशियो में। मतलब पॉइंट
C divides line joining point A x1 comma y1 and point B x2 comma y2 with रेशियो। अच्छा, जब लाइन सेगमेंट ए बी की बात की जाएगी तो रेशियो का मेजरमेंट ए से होगा, यानी ए सी इज टू बी सी का जो रेशियो होगा वो एम इज टू एन होगा, एम इज टू एन। और ये रेशियो कैसा है? इंटरनली। ये रेशियो कैसा है भाई? इंटरनली। समझ रहे हो कि नहीं भाई? एम इज टू एन का रेशियो। तो जो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा, अब उसको याद रखने का तरीका, भाई ये रेशियो कैसा है? एम इज टू एन है। तो जब ये वाला m लेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट लेंगे, जब ये वाला n लेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट लेंगे, यानी कि m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन बाई एम प्लस एन, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन बाई एम प्लस एन। ये हो गया। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये रिजल्ट आप डायरेक्ट यूज करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इंटरनल डिवीजन है, कैसा डिवीजन है भाई? इंटरनल डिवीजन है, तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करेंगे, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, एम इज टू एन का रेशियो है। सही है? तो जब ये वाला m लेंगे तो ये वाला x2 लेंगे, जब ये वाला n लेंगे तो ये वाला x1 लेंगे। सेम m के साथ ये वाला y2, n के साथ ये वाला y1 बाई एम प्लस एन बाई एम प्लस एन। समझ गए कि नहीं? अब बात करते हैं कि ये रिजल्ट आया कहाँ से होगा उसकी। तो ऑब्वियसली सिंपल सा थॉट है, अगर ये x1 कॉमा y1 पॉइंट है तो ये तो हमने अभी पढ़ा, ये डिस्टेंस x1 होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी? y1। अगर ये x2 कॉमा y2 पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? x2। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? y2। सही है ना? और अगर ये x3 कॉमा y3 पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? x3। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? y3। क्या ये बात सबको समझ में आती है? बताओ। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर एनालिसिस करें और ये ज्वाइन कर दें ऐसे, तो अब हमारे सामने एक ये ट्रायंगल आ गया, हमारे सामने एक ये ट्रायंगल आ गया। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? यस सर। क्योंकि ये और ये एंगल बराबर है, ये और ये एंगल 90 है। दिख रहा है कि नहीं सबको? तो ये मान लेते हैं सी पॉइंट था, इस पॉइंट को कह देते हैं पी पॉइंट, इस पॉइंट को कह देते हैं क्यू पॉइंट। क्लियर हो रहा है सबको? तो ऑब्वियसली इस डायग्राम को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल ए क्यू बी के। होगा कि नहीं? तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर होगा तो रेशियो सेम होंगे ना। तो ए पी बाई ए क्यू का जो रेशियो होगा वही रेशियो पी सी बाई क्यू बी का होगा, और वही रेशियो ए सी बाई ए बी का होगा कि नहीं? क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बताओ। अच्छा, तो अब पहला देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि ए पी बाई ए क्यू जो है वो ए सी बाई ए बी के बराबर है, तो ए पी डिस्टेंस कितनी है भाई? ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक? x3। ये डिस्टेंस कितनी है? x1। तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी आ गई? बताओ। x3 माइनस x1। ए क्यू डिस्टेंस कितनी है? ये पूरी डिस्टेंस x2 है, ये डिस्टेंस x1 है, तो क्या ये टू x2 माइनस माइनस x1। x1? अच्छा, AC और AB का रेशियो कितना है? m बाई एम प्लस एन है कि नहीं? क्या ये बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? अगर हम इस पूरी डिस्टेंस को r कह दें तो ये डिस्टेंस mr है और ये डिस्टेंस nr है, तो पूरी डिस्टेंस m प्लस एन आर है कि नहीं है? अरे बोलो। अगर इतनी डिस्टेंस m है, इतनी डिस्टेंस हम मान लें n है, तो पूरी डिस्टेंस m प्लस n होगी कि नहीं? सोचो। तो ये m है, ये m प्लस n है, तो ये रेशियो कितना हो गया? m अपॉन m प्लस n। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके x3 निकाल लो। तो x3 m प्लस n इज इक्वल टू m x2 माइनस m x1। सही है ना भाई? बोलो। और प्लस m प्लस n इंटू x1। तो यहाँ से x3 कितना आ जाएगा? m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। सेम एज हम किसको बराबर कर सकते हैं?
PC बाई QB को किसके बराबर कर सकते हैं? सेम AC बाई AB के। तो यहाँ से y3 कितना आ जाएगा? my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये इंटरनल डिवीजन का x और y कोऑर्डिनेट हो गया। कैसे प्रूफ किया है समझ में आया सबको? बोलो कैसे प्रूफ किया, ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? ज्योमेट्रिकली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं इंटरनल डिवीजन की ज्योमेट्री के हिसाब से, तो मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सी पॉइंट यहाँ है, तो जो ये AC बाई BC का रेशियो है वो ऑब्वियसली 1 से छोटा होगा कि नहीं? तो जो सी पॉइंट होगा वो ए के नियरेस्ट होगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? अच्छा, अगर ये ए और बी है और ये पॉइंट बी के नियरेस्ट है, तो जो AC टू BC का रेशियो होगा 1 से बड़ा होगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस तो और अगर AC BC के बराबर होगा तो, अगर AC जो है वो BC के बराबर होगा तो C पॉइंट बीच में आ जाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? अगर AC BC 1 के बराबर होगा तो उस केस में C मिड पॉइंट होगा कि नहीं बताओ? यस सर। सही है ना? तो समझ में आया ना? अगर ये रेशियो 1 से छोटा है तो पॉइंट A के नियरेस्ट होगा, अगर ये रेशियो 1 से बड़ा है तो पॉइंट B के नियरेस्ट होगा, और अगर ये रेशियो 1 के बराबर है तो पॉइंट मिडिल में होगा, A और B से सेम डिस्टेंस पे। दैट इज कॉल्ड मिड पॉइंट। मेरी बात समझ में आई? तो भाई ज्योमेट्री भी रेशियो, जैसे रेशियो 2:3 दिया हुआ है तो ऑब्वियसली पॉइंट A के नियरेस्ट होगा। यही रेशियो 3:2 दिया हुआ है तो पॉइंट B के नियरेस्ट होगा। ये ज्योमेट्रिकली छोटी सी चीजें ध्यान रखिएगा। कई बार ज्योमेट्रिकली कैलकुलेशन में ये चीजें ध्यान अलग रोल दे देती है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? तो ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या ग्रेटर होने पर पॉइंट कहाँ लाई करेगा। समझ गए भाई? बोलिए। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट Sir, x2 plus x1 upon 2 and y2 plus y1 upon 2. yes sir यस सर। ऑफ लाइन Yes, sir. ज्वाइनिंग पॉइंट्स A x1 y1 and B x2 y2, ठीक है ना? एंड B x2 y2। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1। रेशियो क्या हो जाएगा भाई? 1:1। तो इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या लिखेंगे? C को x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये तो आप आराम से कर लेंगे, इसमें ज्यादा बताने के लिए कुछ था नहीं। बट यहीं पे अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, देखो अब ध्यान से, कि A ये है, B ये है, ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, ये जो C पॉइंट है वो है x3 कॉमा y3, और जो है C जो है वो मिड पॉइंट है। मतलब C x3 कॉमा y3 इज मिड पॉइंट ऑफ A x1 कॉमा y1 एंड B। तब B क्या होगा? मतलब एक पॉइंट आपको दिया और दूसरा निकालना। आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये मिड वाला पॉइंट होता है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें एक कोऑर्डिनेट माइनस कर देते हैं, तो ये रिजल्ट आता है 2x3 माइनस x1, ऐसे ही 2y3 माइनस y1। समझ रहे हो कि नहीं भाई? अगर हमें ये वाला ऑर्डिनेट और मिड पॉइंट पता और हमें दूसरा पॉइंट निकालना है तो हम इसको अल्फा बीटा नहीं मानेंगे, सीधा इसका ट्वाइस माइनस दिस। क्यों? अल्फा बीटा मान के भी तो हम वही काम करेंगे ना, बोलो। अगर हम इस पॉइंट को अल्फा और बीटा कह दें तो हम क्या कहेंगे कि अल्फा प्लस x1 बाई 2 इक्वल टू x3 आएगा, बीटा प्लस y1 बाई 2 इक्वल टू y3 आएगा। तो यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है देखो, 2x3 2x3 माइनस minus x1, x1 और बीटा कितना आ रहा है 2y3। 2y3 minus y1। यही काम हम हर बार क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। अब हम यही काम हर बार क्या करेंगे भाई?
डायरेक्ट करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये काम हर बार डायरेक्ट करोगे, ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? तो सीधा इसका जो मिड Yes, वाला sir. पॉइंट है इसका ट्वाइस करेंगे और इससे माइनस कर देंगे। तो 2x3 माइनस x1 2y3 माइनस y1, तो आपको एक ऑर्डिनेट मिल जाएगा। कोई भी एक ऑर्डिनेट दिया हो, अब ये दिया हो तो ये निकाल लोगे, ये दोनों दिए हो तो ये निकाल लोगे। क्या है मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये शॉर्टकट आप तुरंत लगा दोगे। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? तो मिड पॉइंट का रोल समझ में आया कि नहीं भाई? बोलो। क्लियर? तो ये अभी इंटरनल डिवीजन चल रहा था। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन की। सही है ना? अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन, मतलब सेक्शन फॉर्मूला ही है। अब बात हो रही है एक्सटर्नल डिवीजन की, मतलब ये जो पॉइंट सी है डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए x1 comma y1 and point B x2 comma y2 with ratio m:n externally सही है। तो अब एक्सटर्नली रेशियो में होता क्या है, पहले तो ये समझे कि एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं किसको। तो ऑब्वियसली अब जो लाइन सेगमेंट में पॉइंट है वो एक्सटर्नली है, तो वो ए बी सेगमेंट के बीच में लाई नहीं करेगा, या तो अवे फ्रॉम ए होगा या अवे फ्रॉम बी होगा। तो अभी भी एनालिसिस तो सेम होगा। अब ये पॉइंट सी होगा और ये जो ए सी इज टू बी सी का रेशियो होगा, क्योंकि अभी भी हम सेगमेंट तो ए बी ले रहे हैं ना, तो ए सी इज टू बी सी का जो रेशियो होगा वो एम इज टू एन होगा। बट अब डिवीजन एक्सटर्नली हो रहा है, मतलब वो पॉइंट ए बी सेगमेंट के बीच में नहीं है, अवे फ्रॉम ए बी है, या तो बी के आगे होगा या ए के पहले होगा। वो अभी हम डिसाइड करेंगे कब होगा, बट एक्सटर्नल डिवीजन में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा वो पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो सेम लॉजिक है, अगर हम इस पॉइंट को x1 y1 कह दें और इस पॉइंट को x2 y2 कह दें और ये रेशियो m:n है, समझ रहे हो? ये रेशियो m:n है, तो जो c पॉइंट आता है ना, ये रेशियो अगर m:n का ही है, तो ये जो c पॉइंट आता है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट c, देन कोऑर्डिनेट ऑफ c जो आता है वो आता है m:x2 माइनस n:x1 बाई m:n, m:y2 ny1 बाई m:n। मतलब जो पहले प्लस आ रहा था इंटरनल में, एक्सटर्नल में वही साइन क्या आ जाता है, माइनस। क्यों आ जाता है? सेम थ्योरी है एकदम, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। आप सारा एनालिसिस एकदम सेम करेंगे। वही भाई, दो पॉइंट की बात हो रही है तो पॉइंट के हिसाब से तो सारा एनालिसिस वैसे ही है जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं। भाई सारे पॉइंट को हम उसी हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x1, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x2, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x3, ऐसे ये डिस्टेंस कितनी हो गई, y1, ये डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, y2, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, y3। सेम ट्रायंगल बना लेंगे, वही सेम सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रहे हो? तो इसका मतलब अब सिमिलर ट्रायंगल हमारे सामने क्या बन के आएंगे, ट्रायंगल ए पी बी सिमिलर है ट्रायंगल ए क्यू सी के साथ। तो अभी भी सेम रेशियो होगा, ए पी बाई ए क्यू वही होगा जो पी बी बाई क्यू सी होगा, और ये वही होगा जो ए बी बाई ए सी होगा। मेरी बात समझ रहे हो? अब सेम आप क्या करोगे कि भाई ए पी बाई ए क्यू जो है उसको इक्वल करोगे किसके, पी बी बाई क्यू सी के। यहाँ से जैसे ही दोनों को इक्वल करोगे क्या आएगा बताओ, व्हाट इज ए पी, ए पी आएगा x2 माइनस x1, एंड व्हाट इज ए क्यू आपका आएगा x3 माइनस x1। अब आओ, व्हाट इज पी बी, सॉरी इसको पी बी नहीं, इसको बराबर करेंगे इसके ए बी बाई ए सी के, सॉरी
इसको आप बराबर कर दो किसके, ए बी बाई ए सी के, एम और एन में। तो ए बी कितना है भाई, ये पूरा एम है तो, और ये एन है, तो ए बी कितना बचा बताओ, एम माइनस एन बचा कि नहीं। और ए सी कितना हो गया, एम, यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एम एक्स टू एन एम एक्स वन इक्वल टू एम माइनस वन एक्स थ्री माइनस एम एक्स वन प्लस एन एक्स वन। तो एम एक्स वन से एम एक्स वन कैंसिल, यहाँ से एक्स थ्री कितना आ रहा है बताओ, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाई एम माइनस एन। सेम एज क्या करोगे, पी बी बाई क्यू सी को बराबर करोगे ए बी बाई ए सी के, तो वहां से वाई थ्री कितना आ जाएगा, एम वाई टू एन वाई वन बाई एम माइनस एन। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं ये बताओ। तो वही एक्सटर्नल डिवीजन में प्लस वाला साइन किससे रिप्लेस हो जाता है, माइनस से। इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो इस फॉर्मूले में क्या कर दोगे, माइनस साइन कर दोगे। बस ये डिफरेंस है। एक्सटर्नल डिवीजन में एम इज टू एन का रेशियो कैसे मेजर होता है, ये एम हो गया ये एन हो गया। क्लियर है भाई। अब एक्सटर्नली डिवीजन में एम और एन के हिसाब से पॉइंट कैसे जज करते हो, तो देखो सपोज ये ए और बी है, अगर ए सी बाई बी सी का रेशियो 1 से बड़ा है, ए सी बाई बी सी का रेशियो 1 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ए सी डिस्टेंस बड़ी होगी ना, तो पॉइंट अवे फ्रॉम बी होगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई। अच्छा, अगर ए इज टू बी है और ए सी बाई बी सी का रेशियो 1 से छोटा आ गया, तो ऑब्वियसली ए सी डिस्टेंस छोटी हो गई बी सी डिस्टेंस से, तो पॉइंट जो है वो अवे फ्रॉम बी हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। दोनों एक्सटर्नल डिवीजन है, बट अगर ये रेशियो 1 से बड़ा है तो ए सी डिस्टेंस बड़ी होगी ना बी सी से, तो पॉइंट अवे हो जाएगा। और अगर ये डिस्टेंस 1 से छोटी है तो ऑब्वियसली ए सी डिस्टेंस ए बी से छोटी होगी। नहीं समझे, बोलो भाई, क्या ये कहानी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, बताओ भाई। तो बीसी डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी तो पॉइंट अवे फ्रॉम ए हो जाएगा। ये ज्योमेट्रिकली ध्यान रखिएगा, पॉइंट की लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं, कि पॉइंट कब ए के अवे है और कब बी के अवे है। क्या ज्योमेट्रिकली बात सबको दिख रही है, फॉर्मूला कैसे यूज करना है ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना बोलो। अगर इंटरनल डिवीजन है तो एम इज टू एन का रेशियो लेके बीच में क्या साइन लगाना है, प्लस। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो क्या लगाना है, माइनस। बोलो भाई। जैसे देखो, ये लाइन सेगमेंट है, ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 3,1 और बी पॉइंट दिया हुआ है 1,5, और इस पर एक पॉइंट आपने लिया हुआ है सी, जो कि इसको डिवाइड कर रहा है 3:4 के रेशियो में। तो सी पॉइंट क्या होगा, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 बाई 3 प्लस 4, 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 1 बाई 3 प्लस 4। समझ में आया कि नहीं। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 15/7 कॉमा 19/7। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बताओ। यस कोई सर। कंफ्यूजन है, डाउट। अच्छा, यही अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं, यहाँ पे यही ए सी बाई बी सी का रेशियो 3:4 था, कैसा, इंटरनली। समझ गए कि नहीं। अच्छा, यहीं पे मैं आपसे कहूँ कि ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है 3,1, ये है 1,5। एक पॉइंट आपने सी लेना है, जहाँ पे ए सी बाई बी सी का जो रेशियो है वो है 5:2, मगर एक्सटर्नली है। समझ गए। तो सी का कोऑर्डिनेट क्या लगाओगे भाई, एम कितना है भाई, 5। तो एम को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x2 से, और एन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x1 से। तो क्या लगाओगे फॉर्मूला बताओ, 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, फिर 5 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2। क्या फॉर्मूला यूज करना समझ में आया। यस सर। यस सर। तो -1/3 माइनस 1/3 ये आएगा, और 23/3 शायद ये आएगा, देखो
यस सर। तो अब जो पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, बोलिए, -1/3 कॉमा 23/3, दैट इज एक्सटर्नल डिवीजन। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी को क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकता है कि AC बाई BC का रेशियो -5/2 है। तो ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, बोलो, ये माइनस साइन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये आपको बता रहा है कि डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नली। डिवीजन इज एक्सटर्नली। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई, बोलो। यस सर। अगर कभी रेशियो की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो निगेटिव साइन आपको सिर्फ क्या बताएगा कि जो एक्सटर्नल डिवीजन आप डिवीजन। कर रहे हैं वो इंटरनल नहीं, कैसा है भाई, एक्सटर्नल। समझ गए कि नहीं भाई? तो आपको किसी भी रेशियो में पॉइंट दिए जाएंगे तो आप उनका कोऑर्डिनेट आराम से निकाल के मुझे बता सकते हैं। बोलिए, समझ गए होगे सब लोग? यस सर। अब जरा आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है ABC, ठीक है ना? जितना मैंने पढ़ाया मैं सारा इस क्वेश्चन में पूछ लूंगा। ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 3,7, ठीक है? ये पॉइंट आपको दिया हुआ है -1,5, और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 2,-3। ओके, BC लाइन पर एक पॉइंट लिया गया D, BD बाई CD जो है वो दिया हुआ है 3:1, ठीक है ना? यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया E, और AE बाई ED जो है वो दिया हुआ है आपको 1:2, और ये मिड पॉइंट लिया गया F, और F जो है वो क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB, सही है ना? तो ये अपन EC होगा ना? सही है, F जो है वो मिड पॉइंट है AB का। क्लियर हो रहा है सबको कि नहीं? इसके बाद D और E को ज्वाइन किया और आगे बढ़ाया। यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया G, ठीक है ना? और आपको दिया गया है कि DG बाई EG, ये रेशियो आपको 3:2 दिया हुआ है। डन हो गया भाई सबका? अब आपको बताना है फाइंड DEFG, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड AD एंड GB। चलो, 4 तो पॉइंट निकालने हैं और 2 डिस्टेंस निकालनी इस ट्रायंगल में। समझ गए ना करना क्या है भाई? सारा रेशियो, सारा डिवीजन आपको दिया हुआ है, बस आपको सिंप्लीफाई करके चीजें बतानी है। बोलिए भाई, यस सर। बताइए जल्दी से। सीधा रेशियो के फॉर्मूले लगा के सॉल्व करना है आपको हर जगह। देखिए भाई, पहला आंसर D फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन से 5/4 कॉमा -1, 8/3 कॉमा 11/3, E पॉइंट विद रेशियो 1:2 से 1:6, 1,6 मिड पॉइंट। फिर एक्सटर्नल डिवीजन में हमने कर लिया 3:2 के रेशियो में, तो 11/2, 3। फिर 3,7 और 11 5/4, -1 के बीच की डिस्टेंस, और फिर G और B के बीच की डिस्टेंस निकाल ली, तो √425/2 आ गया। देख लो, तो अब ये डिवीजन से आप आराम से चीजें सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आइए, कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक लाइन L है, लाइन L जिसकी इक्वेशन है AX + BY + C = 0, ठीक है ना? सर स्क्रीन फ्रीज हो सर स्क्रीन फ्रीज है। One second। अगर एक लाइन L है, क्या है L, और वो डिवाइड करती है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A
x1 comma y1 and b x2 comma y2 with ratio वो रेशियो हमेशा आता है -LA/LB। LA का मतलब हो गया AX1 + BY1 + C, मतलब x1 पॉइंट रख दो लाइन में, और LB का मतलब हो गया AX2 + BY2 + C। अब अगर बाई कैलकुलेशन ये माइनस साइन रह गया तो एक्सटर्नली होगा, अगर बाई कैलकुलेशन ये माइनस साइन नहीं आया मतलब एडजस्ट हो गया इंटरनली। तो इंटरनली होगा। तो अब आपको सीधा LA/LB करके ये आंसर लिख देना है हर बार। अब आप बार बार इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एक बार अभी हम इसका कैलकुलेशन समझा देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑब्वियसली आप क्या कहोगे कि सपोज ये सेगमेंट है, ये पॉइंट ए कह दो x1 कॉमा y1, ये पॉइंट बी कह दो x2 कॉमा y2। अब एक लाइन आई L जिसकी इक्वेशन है ax + by + c = 0, ये इसको किसी रेशियो m/n में डिवाइड करती है, तो पॉइंट C क्या होगा? आपने अभी पढ़ा ना भाई। अब मान लेते हैं m/n का रेशियो इंटरनल एक्सटर्नल हमें नहीं पता, तो हम इसको mx2 nx1 बाई m + n कहेंगे, my2 ny1 बाई m + n कहेंगे। जिसे ये पॉइंट C कहाँ लाई करेगा बताओ? लाइन पे होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? अरे बोलो भाई। तो लाइन की यस इक्वेशन को सर। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो a इंटू mx2 + nx1 बाई m + n, b इंटू my2 + ny1 बाई m + n, सर फ्रीज हो सर गई। स्क्रीन फ्रीज हो गई तो है। आ जाएगा। तो यहाँ से जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m के साथ कॉमन क्या आएगा? ax1 + by1 + c ना। देखो m के साथ ax2 + by2 + c, देखो ध्यान से ऑब्जर्व करके। m के साथ आ जाएगा ax2 + by2 + c, और n के साथ क्या कॉमन आ जाएगा? ax1 + by1 + c = 0। तो यहाँ से m/n की वैल्यू क्या आएगी बताओ? -ax1 + by1 + c अपॉन ax2 + by2 + c, जिसे हम क्या कह देंगे? a पॉइंट रख देंगे पहले लाइन में, फिर b पॉइंट रख देंगे। समझ में आया कि नहीं भाई? अब अगर माइनस बचा रह गया तो माइनस साइन क्या बताएगा? डिवीजन एक्सटर्नल था। माइनस नहीं बचा रह गया तो क्या बताएगा? डिवीजन एक्सटर्नल था। ध्यान रखिएगा हमेशा। क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? अब अगर ये बात आपको क्लियर है तो ऑब्वियसली अगर मैं x और y एक्सिस की बात करूं तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? बोलिए भाई। y = 0। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? सर X एक बार equals स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर से। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है भाई? x = 0। सही है। अब सपोज मैंने एक लाइन सेगमेंट ली a x1 y1 और b x2 y2, ठीक है ना। अब मैंने इसको आगे बढ़ाया तो ये x एक्सिस और y एक्सिस को कट करेगी कि नहीं ये बताओ? हाँ या ना? बोलो भाई। तो लाइन सेगमेंट डिवाइड्स x एक्सिस, किस रेशियो में डिवाइड करेगा? लाइन सेगमेंट AB डिवाइड्स x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा बताओ? -y1/y2 होगा, और लाइन सेगमेंट AB डिवाइडेड बाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x एक्सिस और डिवाइडेड बाई y एक्सिस। y एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? -x1/x2। बस ये आपको काम याद रखना है, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0, तो x का डिवीजन हो जाएगा -y1/y2 और y का डिवीजन हो जाएगा -x1/x2। क्या ये बात समझ में आ रही? कैसे लिख दिया मैंने, सोचो।
अरे हाँ या ना, LA बाई LB तो लगाया है भाई। एक्स एक्सिस को जब डिवाइड करेगा तो y इक्वल टू 0 है, तो एक बार इसका y1 एक बार इसका y2, तो माइनस y1 बाई y2। तो यानी x के लिए y कोऑर्डिनेट लेने हैं और y के लिए x कोऑर्डिनेट लेने हैं। ए बी सेगमेंट की बात हो रही है तो a पहले लेना है, b बाद में लेना है। समझ में आया? तो x एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करता है, माइनस y1 बाई y2, और y को किस रेशियो में डिवाइड करता है, माइनस x1 बाई x2। अब अगर x और y में ये वैल्यू रखी, माइनस साइन एडजस्ट हो गया तो इंटरनली आ जाएंगे, माइनस साइन एडजस्ट नहीं हुआ तो एक्सटर्नली आ जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? थ्योरी क्लियर हो रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अपनी बात रख सकता है अभी भी। सर जो आपने अभी लास्ट में कहा एक बार फिर से बोल दीजिए, बता दीजिए। क्या चीज बेटा? LA बाई LB, LA बाई LB, LA यस सर। y इक्वल टू 0, तो AB सेगमेंट के लिए क्या करोगे, LA LB, तो y1 बाई y2। यस सर। y एक्सिस के लिए क्या करोगे, LA LB, तो x1 बाई x2। यानी x ओके। एक्सिस को x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, y1 बाई वाई बाय माइनस y1 बाई y2। माइनस y1 y2। और y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, माइनस x1 x2। ओके। किस सेगमेंट को, A से B, ए से बी। A B। अगर यही BA होगा तो पहले B आ जाएगा फिर A आ जाएगा, वो तो अंडरस्टूड है। अगर यस AB सर। सेगमेंट की बात करेंगे तो माइनस LA बाई LB होगा, अगर BA सेगमेंट की बात करेंगे तो माइनस LB बाई LA हो जाएगा। क्या ये रेशियो में इतनी चीजें सबको समझ में आई? बताओ भाई। अरे यस हाँ है सर। ना, जवाब दो। यस किसी सर। को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताओ। समझ गए होंगे सब लोग? यस गुड। सर। अब हम बात करने जा रहे हैं स्लोप ऑफ द लाइन की। स्लोप ऑफ लाइन। पहले तो किसी भी लाइन के स्लोप का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी लाइन आपने ड्रॉ की, सही है, कोई भी लाइन आपने ड्रॉ की तो वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक सेंस में प्लस एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक सेंस में जो भी एंगल बनाती है, उस एंगल के टैन को, उस एंगल के टैन थीटा को ही हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? यानी कि टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज is anti-clockwise is called slope of line। समझ गए कि नहीं भाई? तो ध्यान रखिएगा, कोई भी लाइन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में किस एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाती है, उस एंगल के टेंजेंट को ही हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? तो अब जब भी आपको किसी भी लाइन का स्लोप डिस्कशन करना हो तो इसी एंगल का tan निकाल लीजिए, आपको हमेशा स्लोप मिल जाएगा। क्या इस डायग्राम से ये बात सबको क्लियर हो रही है? ये बताओ। यस। अब अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, सोचो, तो उसका स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाता है। ये तो आपने पढ़ा होगा ना। अच्छा, पहले तो स्लोप की बात हो गई। अच्छा, अब ये सोचो, ये जो थीटा एंगल है 10 पे रिवर्ट कर रहा है, तो ये थीटा एंगल 0 से पाई के बीच में होगा पाई के बीच में। और कभी भी पाई बाई 2 नहीं होगा। कभी भी क्या नहीं होगा भाई, पाई बाई 2 नहीं होगा फॉर टेन थीटा। फॉर टेन थीटा मतलब अगर थीटा पाई बाई 2 है तो स्लोप डिफाइन नहीं है। सही है ना? अगर थीटा पाई बाई 2 है तो स्लोप डिफाइन नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर थीटा पाई बाई 2 है तो स्लोप डिफाइन नहीं है। इसका मतलब एनी लाइन विच इज स्क्रीन फ्रीज है।